सुप्रभातम। नमो नमः। हम समास पढ़ रहे हैं और इसमें हम केवल समास, अव्ययी भाव समास, ये दो समास पढ़ चुके हैं। अब अगला तीसरा समास है तत्पुरुष समास। इसकी विशेषता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है ऐसा समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें पहला सूत्र है तत्पुरुषः। यह सूत्र कहता है अधिकारोऽयं प्राग बहुव्रीहे। अब यह अधिकार सूत्र है, अपना अधिकार बता रहा है कि तत्पुरुष जो यह हम समास कर रहे हैं इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, कहाँ तक के जो शब्द बनते हैं वह तत्पुरुष कहलाते हैं। तो यह कहता है अधिकारोऽयं प्राग बहुव्रीहे। जो एक सूत्र है शेषु बहुव्रीहि, इस सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। अधिकारो अयम प्राक बहुव्रीहि। बहुव्रीहि शेषु बहुव्रीहि जो सूत्र है उस सूत्र के पूर्व तक इस तत्पुरुषः सूत्र का अधिकार जाता है। शेषु बहुव्रीहि से पूर्व तक जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं उन सभी सूत्रों में तत्पुरुषः का अधिकार जाता है। वहाँ तक जो भी संज्ञा होती है, जो भी नाम कहा जाता है, वह सारे कार्य तत्पुरुष संज्ञा से जाने जाते हैं, तत्पुरुष नाम से जाने जाते हैं। अब अगला सूत्र है तत्पुरुषः। इस सूत्र ने अपना अधिकार क्षेत्र बता दिया है कि बहुव्रीहि से पूर्व तक उसका अधिकार है। अब अगला सूत्र है तत्पुरुष संज्ञा विधायक सूत्र है द्विगुश्च। यह सूत्र कहता है द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है कि द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्। द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञा वाला होता है। द्विगु का नाम भी तत्पुरुष संज्ञा है। अगला सूत्र है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। यह द्वितीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। तो यह कहता है द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रित इत्यादि। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः, द्वितीया विभक्ति से युक्त, द्वितीयांतम द्वितीया विभक्ति से युक्त समर्थ सुबंत का श्रित आदि प्रकृतिकैः। श्रित आदि ऐसी प्रकृति है जिनकी, ऐसे सुबंतैः सह वा ऐसे समर्थ सुबंतों के साथ वा अर्थात विकल्प से समस्यते समास होता है। और सच तत्पुरुष, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। अब श्रितादि से तात्पर्य क्या है? श्रितादि से तात्पर्य है, सूत्र में आप देखिए द्वितीया श्रितादि प्रकृति, श्रितातीत प्रकृति, श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही यह कहा गया है। तो श्रित आदि से तात्पर्य है श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। ठीक, तो जो यह सूत्र हुआ इसका पूरा अर्थ हुआ। वृत्ति भी देखिए द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृति के ही सुबंत ही सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। अब अर्थ हुआ द्वितीया विभक्ति से युक्त, द्वितीयांतम द्वितीया विभक्ति से युक्त समर्थ सुबंत का श्रितादि प्रकृति कई, तो श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न ऐसी प्रकृति है जिनकी सुबंतैः सह वा ऐसे समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। तो यहाँ पर कहा है जो समर्थ सुबंत कैसे होना चाहिए? पहला तो द्वितीया विभक्ति से युक्त एक समर्थ सुबंत हो। अब द्वितीया विभक्ति से युक्त जो समर्थ सुबंत है उस समर्थ सुबंत का कुछ विशेष शब्द कहे गए हैं, सभी के साथ समास होगा ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत होगा, द्वितीया विभक्ति से जो युक्त समर्थ सुबंत होगा उसका श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न ऐसी प्रकृति है जिनकी ऐसे समर्थ सुबंतों के साथ उसका विकल्प से समास होगा और वह समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक, अब उदाहरण दे रहे हैं आगे। कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः। उदाहरण है कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः, अर्थात
कृष्ण श्रितः अर्थात कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, कृष्णम श्रितः यह लौकिक विग्रह इसका बनता है, और अलौकिक विग्रह इसका बना कृष्ण अम श्रित सु, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कृष्ण अम कृष्णम, कृष्ण अम द्वितीय विभक्ति, सु औजस अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का लगा हुआ है अम यहाँ पर, और श्रित सु, सु में प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु विभक्ति लगी हुई है। अब कृष्ण अम श्रित सु, ये दो समर्थ सुबंत हैं यहाँ पर, तो इनका द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई ही इससे यहाँ पर समास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए था? द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस सूत्र से समास करने के लिए यह सूत्र क्या कहता है, कहाँ पर मैं समास करूँगा? तो यह सूत्र कहता है कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत होना चाहिए। तो कृष्णम, हमें कृष्णम हमें यह द्वितीयांत समर्थ सुबंत मिल जाता है। और इसने कहा कि किसके साथ समास करूंगा मैं? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ऐसी प्रकृति हो जिनकी, ऐसे समर्थ सुबंतों के साथ मैं समास करूंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला श्रित शब्द मिल जाता है। तो श्रित कैसा है? सुबंत है, और समर्थ तो समर्थ सुबंत होने से यहाँ पर कृष्ण अम का श्रित सु के साथ समास हो जाता है। किस सूत्र से होता है? द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस सूत्र से यहाँ पर समास हो जाता है। इनका समास होने पर कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से जो सुबंत हैं इनके, कृष्ण अम श्रित सु में कृष्ण में अम है, श्रित में सु विभक्ति है, तो अम और सु इन दोनों विभक्तियों का सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे इसमें प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो कृष्ण जो शब्द है यहाँ पर प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है इसे, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ पर पहले से ही पूर्व में प्रयुक्त है, तो कृष्ण अपने ही स्थान पर रहेगा, कृष्ण श्रिता बन जाता है। अब न्याय आता है एक देश स्वीकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वज समोट षष्ठाभ्याम भी स्नेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस ओसाम्यो सुप, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति आने पर उस सु का, सु के उकार का उपदेश नासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप हो जाता है, कृष्ण स बचता है। इसके बाद स जुषो रूह सूत्र आता है, इससे स को रू हो जाता है, उपदेश अजरुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप होकर के रू के उकार का केवल र बचता है, कृष्ण श्रित र आया। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाती है, खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग होकर के कृष्ण श्रितः बन जाता है। आगे अब है अगला सूत्र, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। यह सूत्र कहता है तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राक्वत। यह तृतीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। इससे पहले हमने द्वितीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र पढ़ा, अब है तृतीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र। यह है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। यह सूत्र कहता है तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राग्वत। शंकुलया खंडः शंकुलाखंडः धान्येन अर्थो धान्यार्थः तत्कृतेति किम अक्षणा कारणः। अब यह सूत्र कहता है तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्राक्वत। यह सूत्र कहता है तृतीयांतम तृतीयांत समर्थ श्रुबंत शब्द का तृतीयांत अर्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ, तृतीयांतार्थ, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, और तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है उसके उस अर्थ जो अर्थ है उसके द्वारा किए गए गुण के वाचक शब्दों के साथ, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, उसके वाचक गुण उसके द्वारा किए गए जो गुण के वाचक शब्दों के साथ, और अर्थेन च सह, और अर्थ शब्द के साथ
सह वा प्रागवत के साथ समास होता है और वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहाँ पर यह तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्रागवत कह रहा है। किसके साथ समास होता है तृतीयांत समर्थ सुबंत का? तृतीयांत समर्थ सुबंत शब्द का। तृतीयांतम तृतीयांत समर्थ सुबंत शब्द का तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन सह, इतना समझिए केवल, तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन। तृतीयांत जो समर्थ सुबंत का है उसका समास किससे होता है? तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन। तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है उसके द्वारा किए गए गुण के वाचक शब्दों के साथ जो है समास होता है। और किसके साथ समास होता है तृतीयांत का? अंत में का है अर्थेन च सह वा प्रागवत, और अर्थ शब्द के साथ समास होता है। यहाँ पर दो बातें इन्होंने कही हैं। तृतीयांत जो समर्थ सुबंत का है उसका समास किसके साथ होगा? तो बताते हैं तृतीयांतम तृतीयांत समर्थ सुबंत का एक तो अर्थेन च सह वा प्रागवत कहा है, एक तो अर्थ शब्द के साथ तृतीयांत समर्थ सुबंत का समास होगा, और बीच में कहा है तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, इसके साथ समास होगा। इसका तात्पर्य है कि तृतीयांत जो शब्द होगा, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ होगा, उस अर्थ के द्वारा किए गए गुण के वाचक शब्दों के साथ जो है समास होता है, और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अब उदाहरण है, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा यह। उदाहरण है शंकुलाखंडः। शंकुलाखंडः का तात्पर्य है सरोते से किया गया टुकड़ा। लौकिक विग्रह है शंकुलया खंडः, अलौकिक विग्रह है शंकुला टा खंड सु। तो लौकिक विग्रह जो है उसमें हमारी विभक्तियां अपने शब्दों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे शंकुलया खंडः, यह तृतीया विभक्ति का शब्द है, तृतीया विभक्ति इसमें लगी हुई है, और खंडः जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। और अलौकिक विग्रह में हम क्या करते हैं, प्रयोग के लिए जो इनकी विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को अलग लिख देते हैं उस शब्द के साथ। जैसे शंकुला प्लस टा, हमने तृतीया विभक्ति को यहाँ पर स्पष्ट रूप से अलग से दिखा दिया कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। सु औजस अम और सश टा, प्रथमा विभक्ति में एक वचन द्विवचन बहुवचन में सु औजस, द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में अम और शश, और तृतीया विभक्ति में टाभ्याम भिस बनते हैं, तो टा प्रथमा विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति को दर्शाया है। तो शंकुला टा खंड सु, यह अलौकिक विग्रह इसका बना। अब यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास होना है, तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से यहाँ पर समास हो जाता है। क्यों समास हो जाता है, कैसे समास हो जाता है? तो उसमें कहा गया है कि तृतीयांतम तृतीयांतार्थ है तृतीयांत समर्थ सुबंत का। अब तृतीयांत समर्थ सुबंत कौन है यहाँ पर? शंकुला, शंकुलाटा, यानी कि शंकुलया, जो यह शब्द है शंकुलाटा, यह तृतीयांत पद है, तृतीयांत समर्थ सुबंत है। अब इस तृतीयांत समर्थ सुबंत का तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है उसके द्वारा किए गए गुण के वाचक शब्द के साथ समास होगा। तो तृतीयांत शब्द का अर्थ क्या है? तृतीयांत शब्द कौन सा है? शंकुला। जो यह शंकुलया, शंकुला है, इस शंकुला का अर्थ क्या है? सरोता, एक काटने की चीज है, जैसे दराती इत्यादि होती है ऐसे ही सरोता है। तो सरोता यह एक काटने की चीज है, उसका गुण क्या है? काटना है। तो यहाँ पर कहा है कि जो तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है उसके द्वारा किए गए गुण के वाचक शब्दों के साथ क्या हो जाता है? समास हो जाता है। अब शंकुला का गुण क्या है? खंड करना, काटना, काटना, खंडित कर देना। ठीक, तो यहाँ पर जो शंकुला है उसका तृतीयांत का जो अर्थ है, शंकुला का अर्थ सरोता है, उस सरोते का जो गुण का वाचक शब्द है उसके साथ यहाँ पर समास हुआ है। तो शंकुला का जो शंकुला तृतीयांत समर्थ सुबंत है उसका उसका अर्थ है सरोता,
और सरोते का गुण क्या है? खंड करना, काटना। तो यहाँ पर खंड शब्द के साथ उसका समास हो जाता है। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर दोनों समर्थ पद हमें मिल जाते हैं। एक तो तृतीयांत पद हमें मिल जाता है और दूसरा उसके अर्थ के द्वारा किए गए गुणवाचक समर्थ सुबंत के साथ यह कहता है समास होता है। तो हमें संकुला का अर्थ सरोता होता है और उसका जो गुणवाचक शब्द के साथ समास होता है तो गुणवाचक शब्द यहाँ पर खंड हमें प्राप्त हो जाता है। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से यहाँ पर समास हो जाता है। समास होने के बाद वही प्रक्रिया आगे को चलती है। कृतद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। तो शंकुला टा खंड सु से हमें जो विभक्तियों का लोप होने पर शंकुला खंड बचता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होने पर शंकुला खंड बन जाता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वल समोट से सु की उत्पत्ति होती है। संकुला खंड सु बनता है। अनुबंध लोप होने पर, अनुबंध लोप आप जानते हैं अनुबंध लोप क्या हुआ, इससे पहले हमने लोप किया था किससे? उपदेश नासिक इत से इत संज्ञा तस्लोपा से लोप होकर के सु के उकार का लोप होकर के केवल स बनता है, उसी को हमने अनुबंध लोप कहा। स जुसो रू से स को रू हो जाता है। फिर से हमने यहाँ पर अनुबंध लोप कहा है। तो अनुबंध लोप से तात्पर्य रू के उकार का उपदेश नासिक इत से इत संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो करके र बचता है। तो अनुबंध लोप जहाँ पर भी अब आएगा आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से वहाँ पर लोप हो रहा है, किन सूत्रों से वहाँ पर लोप हो रहा है। आगे है शंकुला खंड र बचा हमारा विराम अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के र की खरवसानी विसर्जनीय से विसर्ग होकर के शंकुला खंड बन जाता है। अगला उदाहरण इसी में आता है धान्यार्थ। धान्येन अर्थ अर्थात धान्य से प्रयोजन। धान्येन अर्थ यह अलौकिक विग्रह बना और इसमें धान्य टा अर्थ सु यह अलौकिक विग्रह बना। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से यहाँ पर समास हो जाता है और यहाँ पर अर्थ शब्द के साथ समास हुआ है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से। इससे पहले उसके गुणवाचक शब्द के साथ समास हुआ था और अब यहाँ पर तृतीयांतम जैसे इस सूत्र की वृत्ति में कहा था कि तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन, तो तृतीयांत के का जो अर्थ उसका वाचक जो गुणवाचक शब्द है उसके साथ समास हमने देख लिया है किसमें? शंकुला खंड में। अब तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च, तो अर्थ शब्द के साथ भी समास होता है कह रहा है ये। तो यहाँ पर अर्थ शब्द का उदाहरण है ये। दो धान्य टा अर्थ सु, इसके साथ अलौकिक विग्रह यहाँ पर हुआ और तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से समास हो गया है। कृतद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपोधातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। धान्य अर्थ बचता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है धान्य की और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो धान्य पहले से ही पूर्व में है। अब यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ एक सूत्र लगता है, यह पहले पढ़ा हुआ है आपने। धान्य में अंत में अ है और अर्थ में भी प्रथम अ है, तो अ और अ मिल करके अकह सवर्णे दीर्घ में आ हो जाता है। तो धान्यार्थ बन जाता है। एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय लगता है, उससे स्व समोट से सुख की उत्पत्ति होती है। अनुबंध लोप होकर के धान्यार्थ स बचता है। स जुसो रू से रुत्व होकर के अनुबंध लोप होकर के धान्यार्थ र बचता है। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के धान्यार्थ बन जाता है। आगे कहा है इसी सूत्र में, अब धान्येन अर्थ धान्यार्थ ये भी हम बना चुके हैं। अब कहा है तत्कृते इति किम अक्षणा काणः कहा। तो तत्कृते इति किम ऐसा कहा कि तृतीयांत शब्द का अर्थ उसके गुणवाचक शब्द के साथ समास हो। ऐसा क्यों कहा है यहाँ पर कि क्या कहा? तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन अर्थेन च सह प्रागवत की तृतीयांत जो समर्थ सुबंत है उसका तृतीयांत का जो अर्थ उसके वाचक उसके गुणवाचक शब्द के साथ समास हो। तो गुणवाचक शब्द के साथ जैसे शंकुला खंड में शंकुला जो सरोता था उसका गुण क्या है? काटना। तो अब यहाँ पर तत्कृतेति किम उसी को स्पष्ट किया गया है। अक्षणा काण एक उदाहरण दे दिया है कि आँख से काणा, आँख का काणापन।
तो जैसे यहाँ पर क्या कहा है कि तृतीयांत का किसके साथ समास होगा, जो उसके गुणवाचक अर्थ के साथ समास होगा। गुणवाचक, उसका जो शब्द होगा गुणवाचक शब्द के साथ क्या होगा, समास होगा। तो जैसे यहाँ पर आँख है, आँख का अर्थ क्या है, आँख से, आँख का जो गुण है वह देखना है, लेकिन अक्षणा, यह तो तृतीयांत शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो उसके साथ, जिसके साथ समास होने की बात कही जा रही है वह है काणः शब्द, यानी कि आँख से काणा। तो यहाँ पर समास तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचन, इनसे समास नहीं होता है, क्योंकि आँख का जो गुण है वह देखना है, न कि आँख का गुण काणापन है। ठीक, तो अक्षणा काण यहाँ पर तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचन से समास नहीं होगा। जैसे कान का गुण क्या है, सुनना है, तो उसी प्रकार आँख का गुण देखना है, न कि काणापन है, इसलिए अक्षणा काण यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र आ रहा है अगला सूत्र है कर्तरी करणे कृता बहुलम सूत्र है। कर्तरी करणे कृता बहुलम यह सूत्र है। यह सूत्र कहता है कर्तरी करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। यह सूत्र कहता है कर्तरी करणे च तृतीया कृदंतेन प्रागवत, कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंतों के साथ बहुल से समास होता है, और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। यह सूत्र भी तृतीया तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। अब यह कहता है कि कर्तरी करणे च, कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीया कृदंतेन प्रागवत, कर्तरी करणे च तृतीया, कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंतेन, कृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ बहुलता से समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया। आगे अब उदाहरण आता है, हरिणा त्रातो हरित्रातः। हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित। लौकिक विग्रह इसमें है हरिणा त्रातः, और अलौकिक विग्रह है हरिटा त्रात सु। तो यहाँ पर कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है, इसलिए कर्तृकरणे कृता बहुलम इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होने के बाद वही प्रक्रिया चलती है, कृतज्ञ समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपोधातु प्रातिपदिक वजह से सुबंत का लोप हो जाएगा। हरि त्राता बचा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से हरि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन हरि का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। हरि त्रात बचा, एक देश विकृतम अनन्यवत स्वमौट से सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। हरित्रात सुबचा, अनुबंध लोप होकर के हरित्रात सजोर से ऋत्व, अनुबंध लोप होकर के हरित्रात र बना। इसके बाद विराम और अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के हरित्रातः बन जाता है। और अगला एक उदाहरण और है इसमें, हरित्रातो हरित्रातः हमने बना लिया। नखैर भिन्नो नख भिन्न, अब नखैर भिन्नो नख भिन्न बनाते हैं। नख भिन्न अर्थात नाखूनों से चीरा गया, नाखूनों से भिन्न भिन्न किया गया, अलग अलग किया गया। तो नखई ही भिन्न, यह अलौकिक विग्रह बना। नख भिस भिन्न सु, यह अलौकिक विग्रह है इसका। यहाँ पर करण अर्थ में तृतीया विभक्ति से यह युक्त पद है, इसलिए यहाँ पर कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास हो जाता है। आगे की प्रक्रिया वही चलती है, प्रातिपदिक संज्ञा और सु विभक्तियों का लोप, और उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, और सु की उत्पत्ति, अनुबंध लोप होकर के रुत्तो विसर्ग होकर के नख भिन्न बन जाता है। आगे एक चीज कही है यहाँ पर, परिभाषा ये कार्य। अब यह परिभाषा है कृदग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कृदग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, अर्थात कृदंत ग्रहण के स्थल में गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण होता है। कृदंत का जहाँ पर ग्रहण स्थल है, ऐसे में गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण होता है, ऐसा इस परिभाषा के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर आया नख निर्भिन्न, नख निर्भिन्न। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बनाया था पहले नख भिन्न, केवल यहाँ पर नख और भिन्न के बीच में निर आ जाता है। निर जो है
गति संज्ञक है। तो गति संज्ञक निर आने से यहाँ पर समास हो जाएगा। तो केवल इतनी सी बात यहाँ पर कही है कि कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कृदंत ग्रहण स्थल में गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण होता है। तो नखई ही निर्भिन्न, यह इसका विग्रह बनेगा। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, नख भिस निर्भिन्न सु, यह अलौकिक विग्रह बनेगा। और यहाँ पर इस परिभाषा के बल पर इसमें समास हो जाएगा। कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा के बल पर इसमें समास हो जाएगा। बाकी वही बनेगा, केवल कर्तृकरणे कृताबहुलम के साथ यहाँ पर कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, यह परिभाषा लग जाएगी। और बाकी पूरा का पूरा रूप ऐसे ही नख भिन्न की तरह बनेगा। केवल नख और भिन्न के बीच में निर लग जाएगा, नख निर्भिन्न शब्द बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आ रहा है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। यह सूत्र कहता है चतुर्थ्यंतार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्राग्वत्। ये कह रहे हैं चतुर्थ्यंतार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्राग्वत्। चतुर्थ्यंत शब्द का चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु तद्वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चतुर्थ्यंत शब्द का किसके साथ समास होता है? चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु तद्वाचक शब्द के साथ एक तो समास होता है, और तथा किसके साथ समास होता है? सूत्र में कहा है तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है, और अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ यहाँ पर विकल्प से समास होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। चतुर्थ्यंतार्थाय यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्राग्वत्। चतुर्थ्यंत शब्द का चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु तद्वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे उदाहरण दिया है यूपाय दारू यूप दारू। तो यूपाय दारू यूप दारू को बनाते हैं, इससे ये चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही यह स्पष्ट हो जाएगा आपको। यूप दारू, यूपाय दारू, यह लौकिक विग्रह बना, अर्थात यूप दारू अर्थात खंभे के लिए लकड़ी। यूप का अर्थ है खंभा और दारू का अर्थ है लकड़ी। तो यूपाय दारू, खंभे के लिए लकड़ी, यह लौकिक विग्रह बना। अलौकिक विग्रह बनता है यहाँ पर यूपंगे प्लस दारू सु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। अब यहाँ पर यूपाय दारू, इसमें चतुर्थ्यंत पद कौन सा है? चतुर्थ्यंत पद जो है यूपाय है। यूप, और यूप का अर्थ है खंभा। अब उस खंभे के लिए जो वस्तु है वह वस्तु क्या है? पेड़ है। किससे हमें खंभा प्राप्त होगा? लकड़ी किससे प्राप्त होगी? उस खंभे के लिए लकड़ी किससे प्राप्त होगी? पेड़ से। तो उस खंभे के लिए जो वस्तु है वह है पेड़। तो तद्वाचक शब्द, उसका पेड़ का वाचक शब्द, पेड़ यानी कि लकड़ी का वाचक जो शब्द क्या हुआ? वह है दारू। तो यही चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित में कहा चतुर्थ्यंतार्था यत्तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्राग्वत्। तो चतुर्थ्यंत शब्द का चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु है, चतुर्थ्यंत शब्द का चतुर्थ्यंत शब्द यहाँ पर क्या है? यूपाय है। अब इस चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु है, चतुर्थ्यंत के लिए वस्तु है दारू, लकड़ी, तद्वाचक शब्द के साथ। तो चतुर्थ्यंत शब्द है यूपाय अर्थात खंभा। खंभे के लिए अब लकड़ी लानी है तो लकड़ी किससे प्राप्त होगी? पेड़ से प्राप्त होगी। तो चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु है उस यूपाय, इस यूप के लिए जो वस्तु क्या है? यूप के लिए, खंभे के लिए वस्तु क्या है? खंभा किससे हमें प्राप्त होगा? उस पेड़ से प्राप्त होगा। तो चतुर्थ्यंत के लिए जो वस्तु तद्वाचक शब्द के साथ, उसका वाचक जो शब्द है दारू शब्द है, उस दारू शब्द के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा।
तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुकृक्षित इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हो गया। आगे वही प्रक्रिया चलती है। कृतद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। यूप दारू बचा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो यूप दारू रहा। एक देश स्वीकृतम अनन्य इस न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा मान करके स्वत समौट से सु की उत्पत्ति हो जाती है। यूप दारू सु बन जाता है। अब दारू शब्द यहाँ पर जो है नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग होने के कारण सु का लोप हो जाता है। सु का लोप हो जाता है किस सूत्र से होता है? स्वमोर नपुंसकात। इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग से परे सु का लोप हो। नपुंसक लिंग से परे यह कहता है स्वमोर नपुंसकात। तो नपुंसक लिंग से परे सु और अम जो विभक्तियां हैं इनका मैं लोप कर देता हूँ, यह सूत्र कहता है। तो यहाँ पर हमें सु प्राप्त होता है। इस सु का स्वमोर नपुंसकात से लोप हो जाता है, हमारा शब्द बन जाता है यूप दारू बन जाता है। आगे इसमें कहा है यूप दारू से आगे तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव इष्टः तेन यह न रंधनाय स्थाली। अब कह रहे हैं तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव इष्टः। तो यह जो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुकृक्षित है, इस सूत्र में तदर्थ शब्द से प्रत्येक तदर्थ का ग्रहण अभीष्ट नहीं है कह रहे हैं, अपितु प्रकृति विकृति भाव तदर्थ ही ग्रहण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव इष्ट। चतुर्थी तदर्थार्थ कहा है ना, तो तदर्थ को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि तदर्थ का तात्पर्य क्या है। तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव इष्ट। यहाँ पर केवल तदर्थ से हमें प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है। अन्य जो है इस सूत्र से तदर्थ शब्द से प्रत्येक तदर्थ का ग्रहण यहाँ पर अभीष्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर यूपाय दारू जो था, इसमें जो लकड़ी है वह क्या है? प्रकृति है, और दारू क्या है? विकृति है। और इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया है तेन यह न रंधनाय स्थाली। यहाँ पर तेन यह न रंधनाय स्थाली, स्थाली यहाँ पर प्रकृति है और पकाना विकृति है। तो यहाँ पर जो है तेन यह न, इसीलिए यहाँ पर जो है रंधनाय स्थाली में जो प्रकृति विकृति भाव यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रकृति और विकृति किसकी बनेगी? स्थाली। स्थाली एक पात्र है, प्रकृति है, ठीक। स्थाली क्या है? एक पात्र है, उसमें रंधनाय स्थाली वह पकाने के लिए। तो पक करके वह तो भोजन नहीं बन रहा है ना, उसके अंदर जो चीज़ है, जैसे चावल है, चावल पक करके क्या बन जाता है? भात बन जाता है। तो चावल की विकृति क्या बन जाती है? भात बन जाती है। वहाँ पर प्रकृति विकृति भाव है, न कि इस स्थाली और स्थाली में प्रकृति विकृति भाव यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है यह चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुकृक्षित से समास नहीं होगा। अगला वार्तिक आ रहा है यहाँ पर अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम। अब यह वार्तिक कहता है कि अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम। जो यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुकृक्षित में अर्थ शब्द कहा गया है, उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है वार्तिक में कि अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है। अर्थेन नित्य समासो, अर्थ शब्द के साथ नित्य ही समास होता है। और विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम, और विशेष्य के अनुसार उसके लिंग का भी निर्धारण होता है। अब यहाँ पर नित्य से तात्पर्य है कि यह समास विकल्प से नहीं होगा। आगे उदाहरण दे रहे हैं द्विजार्थः सूपः द्विजार्था यवागु द्विजार्थम पयः भूतबलिः गोहितम गोसुखम गोरक्षितम। अब इन उदाहरणों को देखते हैं। यूपाय दारू हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब है द्विजार्थः सूपः, अर्थात द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और सूपः अर्थात दाल। तो द्विजाय चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, द्विज ब्राह्मण के लिए, सूपः अर्थात दाल। द्विजाय अयम, तो यह लौकिक विग्रह हुआ इसका।
और अलौकिक विग्रह है इसका द्विजंगे अर्थ सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। और यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षित से समास होता है। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च वक्तव्यम, इसके अनुसार अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम, इसके अनुसार यहाँ पर नित्य लिंगता और विशेष्य लिंगता का क्या हुआ है, यहाँ पर विधान हुआ है। पहले ही कहा है कि अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम। आगे अब समास हो जाने के बाद अब इसमें कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुबो धातु प्रातिपदिक सुबंत का लोप हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जन से उत्सर्जन संज्ञा हो जाती है। उत्सर्जनम पूर्वम से उत्सर्जन का पूर्व प्रयोग होकर के द्विज अर्थ बना। द्विज में अंत में अ है और अर्थ में प्रथम पूर्व में अ है, तो अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होकर के द्विजार्थ बना। एक देश विकृतम अनन्यवत सौ समोर से सु की उत्पत्ति हो जाती है। उपदेश नासिकी तस्य लोभ से लोभ होकर के द्विजार्थ स बना। स जुसो से रू से रुत्व विसर्ग होकर के अनुबंध लोभ होकर के द्विजार्थ र बना। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग यहाँ पर हो जाता है, तो द्विजार्थः बन जाता है। अब द्विजार्थः ब्राह्मण के लिए, तो द्विजार्थः किम, प्रश्न उठा द्विजार्थः किम, ब्राह्मण के क्या लिए क्या, तो द्विजार्थः सूपः, तो सूपः यहाँ पर विशेष्य है और यह पुल्लिंग में है, तो इस विशेष्य के अनुसार ही यहाँ पर जो द्विजार्थः शब्द है उसके लिंग का निर्धारण हुआ। तो यह द्विजार्थः भी पुल्लिंग में यहाँ पर प्रयोग किया गया, क्योंकि अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम कहा। तो यहाँ पर नित्य लिंगता और विशेष्य लिंगता का जो विधान हुआ था, तो विशेष्य के अनुसार ही यहाँ पर लिंग का निर्धारण हुआ है। तो दोनों क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयुक्त हैं। अगला उदाहरण आता है यहाँ पर भूत बलि, भूतेभ्यो बलि। तो इसमें लौकिक विग्रह भूतेभ्यो बलि हो गया और भूतों के लिए बलि, यह इसका अर्थ है। इसमें अलौकिक विग्रह बना है भूतभ्यस बलि सु। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षित है, इससे समास हो जाएगा। कृतद्धि समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुबो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप होकर के भूत बलि बना। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी भूत की। उपसर्जनम पूर्वम से, वह पूर्व में प्रयुक्त है, तो उपसर्जनम पूर्वम से जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। भूत बलि बना, सुविभक्ति आई, रुत्व विसर्ग होकर के भूत बलि ही बन जाता है। भूत बलि के बाद गोहितम है, गौओं का हित, गायों का हित, तो गोभ्य हितम यह लौकिक विग्रह बना। गोभ्यस हित सु यह अलौकिक विग्रह बन करके चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षित ही से इसमें समास हो जाएगा। प्रातिपदिक और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतद्धित समासास्त्र से। उसके बाद सु का लोप हो जाएगा, सुविभक्ति आएगी और अनुबंध लोप होकर के गोहित स बना। अब यहाँ पर सूत्र लगता है स्वमोर नपुंसकात। स्वमोर नपुंसकात से स का यहाँ पर लोप प्राप्त था, लेकिन अतो अम सूत्र आता है। इस सूत्र से यहाँ पर सु को क्या हो जाता है, अम आदेश हो जाता है। यह अतो अम सूत्र कहता है अतो अंगात क्लीबात स्वमोरम, यह अम आदेश का विधान करने वाला सूत्र है। यह कहता है नपुंसक लिंग अदंत अंग से परे सु और अम के स्थान पर अम आदेश होता है। तो नपुंसक लिंग जो गोहित शब्द है, वह शब्द नपुंसक लिंग है और तकार अंत में, त के अंत में अ है, तो अकार अंत में है और वह अदंत भी है। नपुंसक लिंग होने के साथ अदंत भी है। ऐसे अदंत अंग से परे सु और अम के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। यहाँ पर सु विभक्ति थी हमारी, उसको अम आदेश हो गया और अतो अम से अम आदेश होने के बाद अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाने से गोहितम बन जाता है। गोहितम के बाद अगला शब्द आता है गो सुखम। तो गो सुखम भी ऐसे ही बनेगा, केवल गोहितम है, गोहितम के स्थान पर आपको केवल गो सुखम बना लिखना है और इसी प्रकार से जो है जो सूत्र है वह सूत्र लगेंगे। आगे आता है गो सुखम के बाद गो रक्षितम है, तो गो रक्षितम भी इसी प्रकार से बनेगा आपका जो है गोहितम
गो सुखम, गो रक्षितम सभी समान रूप में बनेंगे। इससे पहले जो द्विजार्थः सूपः था वह हमने नहीं बनाया है यहाँ पर। द्विजार्थः सूपः, द्विजार्थाय वागु, द्विजार्थम पयः, तो यह भी लगभग समान ही बनेंगे सभी। केवल द्विजार्थः, द्विजार्था और द्विजार्थम है। तो द्विजार्थः सूपः यह हम बना चुके हैं यहाँ पर। यह पुल्लिंग में था। अब द्विजार्था यह स्त्रीलिंग में है और द्विजार्थम यह नपुंसकलिंग में है। केवल द्विज जो शब्द है उसमें परिवर्तन है, बाकी सभी समान हैं सभी चीज़ें। तो द्विजार्था बनना है यहाँ पर, द्विजार्था यवागु, तो द्विजार्थ शब्द को बनाएंगे द्विजार्था को। तो द्विजार्थ के लिए अजादित टाप से टाप प्रत्यय हो जाता है। तो द्विजार्थ टाप बना, चूटू से टा की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से लोप हो जाता है, केवल आ बचता है। पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप होकर के लोप हो जाता है, तो यहाँ पर केवल टाप के स्थान पर आ बचता है। तो द्विजार्थ आ बना, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के द्विजार्था बन जाता है। तो द्विजार्था यवागु अर्थात ब्राह्मण के लिए लपसी, लपसी एक पहले से बनाया जाता था। लपसी को जो है तिल जौ इत्यादि मिला करके एक पेय पदार्थ बनाते थे, उसे ही लपसी कहा गया है यहाँ पर। तो द्विजार्था यवागु ब्राह्मण के लिए लपसी। इसी प्रकार द्विजार्थम पयः, तो द्विजार्थम शब्द बनाते हैं या नपुंसक लिंग में बन रहा है तो स्व समूढ़ से सु की उत्पत्ति हो जाती है, अनुबंध लोप होकर के स्वमूर नपुंसकात से स का लोप प्राप्त होता है। लेकिन अतो अम सूत्र आ जाता है, वह सु के स्थान पर अम आदेश करता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के द्विजार्थम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आ रहा है पंचमी भयेन। पंचमी भयेन, यह सूत्र कहता है पंचम्यंत शब्द का भयवाचक समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। पंचमी भयेन, पंचम्यंत जो समर्थ सुबंत है उसका भयवाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह समास क्या कहलाता है? पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। अब एक उदाहरण दिया है इन्होंने, चोरात भयम, चोर भयम अर्थात चोर से डर। तो इस शब्द को देखिए, चोरात भयम चोर से डर, चोरात भयम यह लौकिक विग्रह इसमें बनता है। अलौकिक विग्रह इसमें बना चोर ngसी भयसु, पंचमी भयेन से समास हो जाता है। कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। तो चोर भय बना, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। चोर भय रहा, स्वोत समोट से सु की उत्पत्ति, अनुबंध लोप होकर के चूर भय स स्वमोर नपुंसकात से सु का लोप प्राप्त था, परंतु अतो अम सूत्र से यहाँ पर सु को अम होकर के चोर भय अम बना, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के चोर भयम बन जाता है। अगला सूत्र आता है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेना। तो यह सूत्र कहता है स्तोकांतिक, स्तोक अंतिक, दूर और दूरार्थ और कृच्छाणि, कृच्छ शब्द तेन, तेन का है त प्रत्ययांत, तो इसका अर्थ है स्तोकार्थक, अंतिकार्थक, दूरार्थक तथा कृच्छ शब्द के साथ इन पंचम्यंत सुबंतों का त प्रत्ययांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और इस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। स्तोकार्थक, अंतिकार्थक, दूरार्थक तथा कृच्छ शब्द इन पंचम्यंत सुबंतों का त प्रत्ययांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। स्तोकार्थक का मतलब है अल्प अर्थात थोड़ा, अंतिकार्थक अर्थात समीप अर्थ ऐसे, और दूरार्थक दूरार्थक तथा कृच्छ शब्द इन पंचम्यंत सुबंतों का त प्रत्ययांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला सूत्र है पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। अब यह सूत्र कहता है, इससे पहला जो सूत्र है था स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन, यह पंचमी तत्पुरुष समास का विधान करने वाला सूत्र है। अब पंचम्यः स्तोकादिभ्य जो यह सूत्र है, यह लोप का विधान जो हो रहा है उस लोप को रोकने का विधान यह करता है। अब किसको, किसका लोप यह रोकता है, किसको हटने से रोकता है? तो यह कहता है
अलुक उत्तर पदे स्तोकान्मुक्तः अंतिकादागतः अभ्यासागातः दूरादागतः कृच्छादागतः, ये उदाहरण बताए हैं। अलुक उत्तर पदे का यह कहता है कि स्तोक आदि से परे, जो यह शब्द अभी अभी गिनाए गए, स्तोकार्थक, अंतिकार्थक, ठीक, स्तोक, अंतिक, दूर और कृच्छ शब्द, इन शब्दों से परे, इन शब्दों के परे अर्थात बाद में पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। कब नहीं होता है? अलुक उत्तर पदे, यदि उत्तर पद पर में हो तो। ठीक है, तो अर्थ जान लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट यह, जब आप अभी शब्द बनाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, इस सूत्र ने कहा कि अलुक उत्तर पदे लोप नहीं होता है। कब? उत्तर पद के परे रहने पर। किसका लोप नहीं होता है? स्तोक आदि से परे पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। स्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ इन शब्दों से परे पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। कब नहीं होता है? उत्तर पद के परे होने पर। अब उदाहरण है स्तोकान्मुक्तः, अंतिकादागतः, अभ्यासादागतः, दूरादागतः और कृच्छादागतः। तो सबसे पहला है स्तोकान मुक्तः, अर्थात थोड़े से मुक्त हुआ या थोड़े से छूटा हुआ। स्तोकात मुक्तः, यह लौकिक विग्रह बना, इसका अलौकिक विग्रह है स्तोक ngसी मुक्त सु। तो ngसी जो है यह पंचमी विभक्ति का शब्द है। स्तोकात पंचम्यंत शब्द है यह। स्तोक ngसी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। मुक्त सु में, मुक्त में सु विभक्ति लगी हुई है, यह प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेना, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। इसने क्या कहा है कि स्तोक, अंतिक और दूरार्थक तथा कृच्छ शब्द, इन पंचम्यंत सुबंतों का, तो यहाँ पर पंचम्यंत सुबंत स्तोक हमें प्राप्त है। इसका किसके साथ समास होगा? त प्रत्ययांत समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। तो जो यह मुक्तः है, इसमें त प्रत्यय लगा हुआ है, तो त प्रत्ययांत समर्थ सुबंत है मुक्तः। तो इसके साथ यहाँ पर स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन, इससे समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है। कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का जो है लोप प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक, अब प्रक्रिया क्या है? बदल रही है। ठीक, तो देखिए, हमने यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से पहले उपसर्जन संज्ञा कर दी है। उत्सर्जनम पूर्वम से उपसर्जन की पूर्व प्रयोग कर दिया है स्तोक ngसी का। और कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा की है। और अब यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से जो सुबंत शब्द हैं, उन सुबंतों का लोप प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो सुबंत हमारे क्या है? स्तोक ngसी मुक्त सु में जो सुबंत विभक्तियां हैं वह हैं ngसी, स्तोक के साथ ngसी लगा हुआ है, वह ngसी एक विभक्ति है, और मुक्त के साथ सु लगा हुआ है, एक विभक्ति वह है। ठीक है, तो इन दोनों विभक्तियों का, ngसी और सु का, सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से लोप यहाँ पर प्राप्त होता है। तो तुरंत एक सूत्र आता है जो अभी अभी हमारे द्वारा पढ़ा गया कि पंचम्याः स्तोकादिभ्यः। तो यह सूत्र कहता है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः अलुक उत्तर पदे, इसने कहा था। ठीक है, अलुक उत्तर पदे की उत्तर पद के परे होने पर अलुक अर्थात लोप नहीं होता है। किसका नहीं होता है? पंचम्यंत समर्थ सुबंत से परे, पंचम्यंत जो स्तोक आदि से परे पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो स्तोक से परे ngसी विभक्ति है, उसका लोप नहीं होता है। कहा कब नहीं होता है? अलुक उत्तर पदे परे, उत्तर पद के पर में होने पर। तो ngसी के बाद उत्तर पद क्या है? मुक्त है। तो मुक्त यहाँ पर उत्तर पद यहाँ पर प्राप्त है। तो जब उन्होंने कहा कि पंचम्या स्तोकादिभ्य, इस सूत्र में कहा गया कि स्तोक आदि से परे पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उत्तर पद पर में होगा। तो यहाँ पर उत्तर पद मुक्त हमें पर में प्राप्त है, तो ngसी विभक्ति का लोप नहीं होगा। केवल यहाँ पर जो सु विभक्ति है, मुक्त के बाद सु विभक्ति है, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बच जाता है सुपो धातु का आदिपदिक और पंचम्या स्तोकादिभ्य सूत्र लगने से स्तोक ngसी मुक्त, इतना हमारा यहाँ पर
बचता है। अब आगे प्रक्रिया है, अगला सूत्र अब लगता है यहाँ पर स्तोक ngसी मुक्त, ये हमारा बचा हुआ था। अब इस ngसी के स्थान पर टा ngसी ngसा मीनाच्छाह एक सूत्र आ जाता है। इससे जो ngसी है टा ngसी ngसा इन आत स्य, तो टा के यह सूत्र जो है टा के स्थान पर टा ngसी और ngस के स्थान पर क्रम से इन आत और स्य करता है। तो यहाँ पर आत शब्द है जो है ngसी शब्द है, ngसी को यह क्या कर देता है, आत कर देता है। तो स्तोक आत मुक्त हमारा बन जाता है। अब अकह सवर्णी दीर्घ से स्तोक और आत में दीर्घ संधि हो जाती है, तो स्तोकात मुक्त बना। तकार के स्थान पर यरो अनुनासिक अनुनासिक वा से अनुनासिक आदेश करने से स्तोकान मुक्त बन जाता है, तो के स्थान पर न हो गया। सु और रुत्व विसर्ग होकर के स्तोकान मुक्त बन गया। अब ऐसे ही अंतिकादागतः शब्द बनता है, ठीक ऐसे ही बनेगा समीप आया हुआ। अंतिकाद आगतः लौकिक विरह, यह बना अलौकिक विरह। अंतिक ngसी आगत सु स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन से समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हुई। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो गया। कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप प्राप्त होता है। तो वही पंचम्य स्तोकादिभ्य सूत्र लगता है, उससे इससे ngसी का लोप नहीं होता है, केवल सु का ही लोप होता है। तो हमारे पास बचता है अंतिक ngसी आगत और टा ngसी ngसा मीनाच्छाह सूत्र लग जाता है। इससे ngसी के स्थान पर आत आदेश हो जाता है। आकाशवर्णी दीर्घ से दीर्घ होकर के अंतिकात प्लस आगत बन जाता है। झलाम जशो अंत एक अलग सूत्र यहाँ पर लगा है, इससे जस्व होता है, तो त के स्थान पर केवल द हो जाता है। अंतिकाद आगत बन जाता है। अंतिकाद आगत बना, सु होकर के ऋत्व विसर्ग होकर के अंतिकाद आगतः यह जो है शब्द बन जाता है। अगला है अभ्यासाद आगतः। अब अभ्यासाद अर्थात समीप से आया हुआ, अभ्यासात आगतः यह लौकिक विग्रह बना। वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले शब्द बना चुके हैं। अभ्यास ngसी आगतसु स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन सूत्र से समास होकर के उत्सर्जन संज्ञा हो जाएगी, पूर्व प्रयोग होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप प्राप्त है। पंचमी स्तुकादिभ्य से इसका लोप न होकर के ngसी का लोप न होकर के केवल सु का लोप होता है। टा ngसी ngसामिनास्याह से ngसी के स्थान पर आहत आदेश हो जाएगा। अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ होकर के झलाम जशो अंते से त के स्थान पर द होकर के अभ्यासादागत बन जाएगा। सु और विसर्ग होकर के अभ्यासादागत। ठीक, आगे है दूरादागत। दूरादागत भी ऐसे ही बनेगा, दूर से आया हुआ। दूरात आगत लौकिक विग्रह है। दूर ngसी आगत सु अलौकिक विग्रह बना। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन यह सूत्र लगा, इससे समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हुई, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होगा। प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप प्राप्त होता है। पंचम्या स्तोकादिभ्य से ngसी का लोप नहीं होने दिया जाता है, केवल सु का ही लोप होता है। टा ngसी ngसा मीनाच्छाह से ngसी के स्थान पर आदेश हो जाता है और अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होकर के दूरात आगत बनता है। झलाम जसो अंते से जस्त होकर के त के स्थान पर द हो जाता है। दूराद आगतः बनता है। सुरुत्व विसर्ग होकर के दूराद आगतः बन जाता है। ऐसे ही कृच्छाद आगतः बना, कष्ट से आया हुआ। कृच्छात आगतः लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह कृच्छ ngसी आगत सुस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन से समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उत्सर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो गया। कृत तद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप प्राप्त हो जाता है। लेकिन पंचम्या स्तोकादिभ्य से जो ngसी है उसका लोप नहीं होने दिया जाता है, केवल सु का लोप होता है। सु के और ngसी के स्थान पर टा ngसी ngसा मीनाच्छाह से आत आदेश हो जाता है। कृच्छ आत आगत बनता है। टा झलाम जसो अंते से त के स्थान पर द आदेश हो जाता है। कृच्छाद आगत बनता है। सूर उत्व विसर्ग होकर के कृच्छाद आगत बन जाता है। आगे है सूत्र षष्ठी। यह सूत्र कहता है सुबंतेन प्रागवत
यह सूत्र कहता है कि षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। और सुबंतेन प्रागवत, इसने क्या कहा, षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यह सीधे सीधे कह देता है यह सूत्र, अभी तक जितने भी सूत्र हमने पढ़े थे उन सभी में कुछ न कुछ उन सूत्रों के द्वारा स्पष्ट रूप में कहा गया था कि जैसे द्वितीय है, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, यह सूत्र था। इसने कहा कि द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रित आदि प्रकृतिक समर्थ सुबंतों के साथ समास होगा कहा। लेकिन जो षष्ठी समास है यह किसी की भी अपेक्षा नहीं कर रहा है। यह कह रहा है कि षष्ट्यंत समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, किसी भी समर्थ सुबंत के साथ। तो यह किसी विशेष शब्द की यहाँ पर अपेक्षा नहीं कर रहा है। तो एक शब्द यहाँ पर बना है राजपुरुषः। राजपुरुषः बना राजा का आदमी या राजा का सेवक। लौकिक विग्रह इसका है राज्ञः पुरुषः, और अलौकिक विग्रह है राजन्गस पुरुष सु, यह इसका अलौकिक विग्रह है। अब आगे प्रक्रिया है, अलौकिक विग्रह बनने के बाद षष्ठी इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हो जाता है। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुबोधात प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है, तो राजन पुरुष बनता है। अब राजन को यहाँ पर पद मान करके उसका अंतिम जो न है उसका लोप किया जाता है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इस सूत्र के द्वारा, तो राज पुरुष बनता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है राज की, और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है, तो राज पुरुष बना, सूर उत्तो विसर्ग होकर के राज पुरुष बन जाता है। आगे सूत्र आता है अब पूर्वापराधरोत्तर मेघदेश नैकाधिकरणे। यह सूत्र कहता है अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत् अवयवी षष्ठी समासापवादः। यह षष्ठी समास का अपवादक सूत्र है। यह कहता है अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेत् अवयवी। तो यह कहता है अवयविना सह पूर्व आदयः समस्यन्ते, अवयवी के साथ पूर्वादय पूर्व आदि का समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। अवयवी के साथ क्या होता है, अवयविना सह अवयवी के साथ पूर्वादय पूर्व आदि का समास होता है। पूर्व आदि कौन है, यह सूत्र में कहा है पूर्वापराधरोत्तर में एकदेशीन एकाधिकरणे। पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन सुबंतों के साथ, इन समर्थ सुबंतों का विकल्प से समास होता है कहा। अवयविना सह पूर्वादय। अब कह रहे हैं और एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, जो अवयविना सह का है ना, तो अब अवयवी क्या है इसको स्पष्ट करते हुए एक पंक्ति दी, एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, कि यह अवयवी क्या है, एकत्व संख्या से युक्त हो। तो जो क्या हो, एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी, जो एकत्व संख्या से विशिष्ट हो ऐसा समर्थ सुबंत यहाँ पर अवयवी कहलाएगा। तो स्पष्ट अर्थ हुआ इसका, यदि अवयवी एकत्व संख्या से युक्त हो तो तद्वाचक समर्थ सुबंत के साथ पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन समर्थ सुबंत शब्दों का विकल्प से समास होता है, और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अब उदाहरण है आगे, पूर्वं कायस्य पूर्वकायः अपरकायः एकाधिकरणे किं पूर्वच्छात्राणाम। पूर्वकायः यह शब्द बना है यहाँ पर, पूर्वं कायस्य यह इसका लौकिक विग्रह बना, अर्थ हुआ शरीर का अगला भाग। अलौकिक विग्रह है कायंगस पूर्व सु। अब इसमें सूत्र लगता है पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाता है, समास हो जाता है। और इस सूत्र के द्वारा क्या कहा गया है, पूर्वापराधरोत्तर में एकदेशी नैकाधिकरणे अवयविनाशः पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी। अवयवी के साथ, और वह अवयवी कैसा हो, एकत्व संख्या से युक्त हो, उस अवयवी के साथ पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन समर्थ सुबंतों का समास होता है। अब यहाँ पर अवयवी क्या है, कायः, जो काया अर्थात शरीर है।
तो पूर्वम कायस्य कहा है। काय, काया जो है यह एकत्व संख्या से युक्त समर्थ सुबंत है। इसका पूर्व जो शब्द है, पूर्व अपर अधर उत्तर ये शब्द गिनाए गए हैं, तो इनमें से जो पूर्व शब्द है उसके साथ समास हो जाता है। तो पूर्वापराधरोत्तर में एक देशी ने एकाधिकरण है, इस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उत्सर्जन संज्ञा हो जाती है, उत्सर्जनम पूर्वम से उत्सर्जन का पूर्व प्रयोग होकर के यहाँ पर पूर्व सु जो है इस यह प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट है, इसलिए इसका उत्सर्जनम पूर्वम से उत्सर्जन पूर्व प्रयोग हो गया है। पूर्व सु काय ngस्मना कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का यहाँ पर लोप हो जाता है। लोप कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो पूर्व काय हमारे पास बचा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, यह सूत्र आता है। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से पूर्व काय में सु का जो है लोप प्राप्त होता है, लेकिन पूर्व सु और रुत्व विसर्ग होकर के यहाँ पर जो है पूर्व कायः बन जाता है। आगे अगला आया अपर कायः, शरीर का दूसरा भाग। अपरम कायस्य, यह इसका लौकिक विग्रह बना। और कायंगस अपर सु, यह उत्तर कायंगस अपर सु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। आगे प्रक्रिया वही चलती है। पूर्वापराधरोत्तर में एक देशी ने एकाधिकरण, इस सूत्र से जो है समास हो जाता है। उत्सर्जनम पूर्वम से उत्सर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है, उत्सर्जन संज्ञा हो जाती है और पूर्व प्रयोग होकर के कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। इससे पूर्व भी वही हुआ था, सुपो धातु प्रातिपदिक यहाँ पर आया था, इससे सु और ngस का लोप हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपर काय बचा हमारा, अपर सु काय ngस था, तो सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो गया। और अपर काय बचा हमारे पास, सु और रुत्व विसर्ग होकर के सु विभक्ति आती है और रुत्व विसर्ग हो जाता है। उसे बहुत बार आपको बता दिया गया है कि सु विभक्ति आती है, उसका उकार का लोप इत्यादि होता है। ऐसे ही फिर उसका रू बनता है, रू का र होकर के विराम अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग होता है, तो अपर कायः बनता है। पूर्व कायः, अपर कायः, ये दो बनने के बाद अब कहा है यहाँ पर एक बार एकाधिकरणे किम पूर्वच्छात्राणाम, यह एक प्रश्न उठाया गया यहाँ पर कि यह जो पूर्वापराधरोत्तर में एक देशी नैकाधिकरणी यह सूत्र है, इसमें इस सूत्र में एकत्व संख्या से युक्त यह कहना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इससे क्या होगा कि एकत्व संख्या वाले अवयवी के साथ ही समास होगा, न कि बहुत्व संख्या वाले अवयवी के साथ समास नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो पूर्व छात्राणाम कहा गया है, तो यहाँ पर जो छात्राणाम है यह बहुवचन में यहाँ पर कहा गया है, इसलिए इस पूर्व छात्राणाम में इस सूत्र से समास नहीं होगा। आगे अगला सूत्र आता है अर्धम नपुंसकम। यह सूत्र कहता है समांस वाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे सप्रागवत अर्धम पिप्पल्या अर्ध पिप्पली। यह सूत्र कहता है सम अंश वाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे सप्रागवत। सम अंश अर्थात ठीक आधा भाग का वाचक जो अर्ध शब्द नपुंसक है, सम अंश समांश वाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे, जो सम अंश अर्ध यानी कि ठीक आधा भाग का वाचक जो अर्ध शब्द है वह नपुंसक लिंग का है। नित्य नपुंसक लिंग का जो यह शब्द अर्ध शब्द है, इस अर्ध शब्द का एकत्व संख्या से युक्त अवयवी अर्थात सुबंत शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है और यह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। उदाहरण है इसका अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली, पिप्पली का आधा भाग अर्धम पिप्पल्या, यह लौकिक विग्रह बना। और पिप्पली ngस अर्धसु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। पिप्पली का मतलब है चीटी, चीटी का आधा भाग।
अर्धम पिप्पल्या। अर्धम, इसमें अर्धम नपुंसकम से समास हो जाता है। यह जो अर्धम नपुंसकम सूत्र है यह कहता है समांस वाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीबे स प्रागवत। जो सम अंश ठीक आधा भाग का वाचक अर्ध शब्द है वह नपुंसक लिंग में होता है। जो अर्ध शब्द जो है यह ठीक आधे भाग का वाचक है और यह किसमें है, नपुंसक लिंग में कहा गया है। और नित्य नपुंसक इस अर्ध शब्द का एकत्व संख्या से युक्त सुबंत शब्द के साथ समास होता है। तो यह पिप्पल्या, पिप्पली जो शब्द कहा गया है यह एकत्व संख्या से युक्त शब्द है, इसका अर्ध के साथ समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। अर्ध सु पिप्पली नस बनता है। कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। अर्ध पिप्पली बचता है, सुप्रत्यय है उसका और सुप्रत्यय आ जाता है। स्वत समोट से सुविभक्ति आती है उसका। हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रत्यम हल, इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाता है, हमारा अर्ध पिप्पली शब्द सिद्ध हो जाता है। अब अगला सूत्र आता है सप्तमी शौंडैः। यह सूत्र कहता है सप्तम्यंतम शौंडादिभिः प्रागवत। यह कहता है सप्तम्यंतम, सप्तम्यंत का, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत का, शौंडादि भी, शौंड आदि समर्थ शब्दों के साथ समास होता है। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंड इत्यादि। तो अक्ष शौंडः बनाते हैं। इसमें कहा अक्ष शौंडः, अक्षेषु शौंडः, अक्ष अर्थात पासा और शौंडः अर्थात चतुर। तो पासाओं को खेलने में, पासाओं से खेलने में जो चतुर है उसके लिए अक्ष शौंडः कहा गया है। अक्षेषु शौंडः, यह इसका लौकिक विग्रह बनता है और अलौकिक विग्रह बनता है अक्ष सुप और शौंड सु। सप्तमी शौंडहि, इस सूत्र से यहाँ पर समास होता है। यह सूत्र ने क्या कहा था, सप्तम्यंतम शौंडादि भी प्रागवत। सप्तम्यंत का शौंड आदि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यह अक्ष शब्द है यह सप्तम्यंत समर्थ सुबंत पद है, इसका शौंड आदि समर्थ सुबंतों के साथ कहा है। तो शौंड यहाँ पर शब्द है, इसके साथ समास हो जाता है। कृतद्धित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुबंत का लोप हो जाता है। अक्ष शौंड बचा उपसर्जन संज्ञा होकर के और पूर्व प्रयोग होकर के अक्ष शौंड रहता है। सु और रुत्व विसर्ग होकर के अक्ष शौंडः बन जाता है। आगे कहा है इसी में अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः इत्यादि कहा। अब कह रहे हैं द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्र अपि तृतीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात समासो ज्ञेयः। अब कह रहे हैं समास को जानना चाहिए कैसे, योग विभागात, योग विभाग से, द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि, द्वितीया तृतीया इत्यादि का योग विभाग से अन्यत्र भी समासो ज्ञेयः, समास जानना चाहिए। यह सूत्र कह रहा है कि द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न है। इन सूत्रों से जैसे द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न है, यह सूत्र कहा, इस सूत्र से द्वितीयांत का श्रितादि के साथ समास होता है, इसका अन्य शब्दों के साथ समास नहीं हो पाएगा। जब इसमें स्पष्ट रूप से क्या कह दिया, जैसे उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि द्वितीयांत का श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ समास होगा। स्पष्ट कर दिया कि जो द्वितीयांत शब्द होगा उसका केवल इन ही शब्दों के साथ समास होगा, अन्य शब्दों के साथ समास नहीं होगा, ऐसा कह दिया। तो इसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहा गया कि यदि ऐसा कह देंगे कि द्वितीयांत का इन शब्दों के साथ समास हो तो अन्य शब्दों के साथ फिर कैसे समास होगा, फिर तो उनका समास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा कि द्वितीयांत तृतीयांत आदि का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह समास किसी भी शब्द की अपेक्षा किए बिना ही वहाँ पर हो जाता है। तो जैसे द्वितीय तृतीया इत्यादि का अभी तक इन्होंने जहाँ पर शब्दों का निर्देश किया है वहाँ उन शब्दों के साथ समास होता है, तथा साथ ही जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों के साथ भी जहाँ पर उनका समर्थ सुबंत पद मिलेगा, उस समर्थ सुबंत पद के साथ द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी इन सभी
का इन सभी विभक्तियों में समास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।